ओके सो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे, ठीक है। उसके LOD 1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 28 तक। हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट भी सीखते रहेंगे, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर के। तो आपका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को देखते वक्त क्या होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, ठीक है, क्या क्या मैं सिखाता जा रहा हूँ। आप आंसर्स पे कम फोकस रखोगे, आप सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस रखोगे कि ओके क्वेश्चन पढ़ा, फिर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बीच में स्टेप्स लिए, कैसे स्मार्ट स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। उन सब पे फोकस करने की कोशिश। एक बात ध्यान रखना, आपके क्वेश्चंस ट्राई किए होने चाहिए, ठीक है। इन केस आपने ये क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं तो पॉज करते रहना वीडियो, जैसे ही नया क्वेश्चन आए खुद ट्राई करना 5-10 मिनट, उसके बाद रिज्यूम करना। इससे क्या होगा, आपको पता होगा ओके मैं खुद से कहाँ तक पहुँच पाया था और कहाँ पे फंस गया था। उससे क्या होता है, आप वीडियो में ज़्यादा ध्यान देते हो जहाँ पे आप फंसे थे, तो ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ जाता है, आपको हमेशा याद रहता है ओके यहाँ फंसा था, मेरे को याद हो गया, अब ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो कॉन्सेप्ट ठीक है, करते करते हम सारे सीखेंगे। तो ध्यान देना सॉल्यूशन पे, बहुत ध्यान देना, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कैसे थिंक किया जा रहा है। और इनकेस आप ये सॉल्व कर चुके हो तो चेक करना कि आपका मेथड इससे अच्छा था, स्लो था या फास्ट था, क्या था। ओके वो चीज़ें चेक करते जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ लैंड ओनर इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ ओनर ने उसकी लैंड ओनर ने उसकी 20% लेंथ बढ़ा दी, 30% ब्रेथ बढ़ा दी। ओके फिर देखो क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली। इन केस आप मैथ्स कम सॉल्व किया है पहले, तो रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है, यहाँ लेंथ अगर पहले लिखा था तो यहाँ जो परसेंटेज पहले मेंशन है वो लेंथ के बारे में है, जो यहाँ ब्रेथ लिखी है बाद में लिखी है इसमें, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज बाद में लिखी है वो ब्रेथ के करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जब भी आपको वर्ड रिस्पेक्टिवली आज के बाद दिखे तो ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट अज्यूमिंग लैंड प्राइसेस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इस प्लॉट। ओके तो प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा वो निकालना है। ओके तो प्राइस क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया जितना बढ़ाते जाओगे प्राइस भी उतना बढ़ता रहेगा। आप सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हो, अगर आपका एरिया ए का प्लॉट था, आपने सपोज़ ऐसे ही इमेजनरी नंबर बोल रहा हूँ कि 100 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। अब आप 2A प्लॉट ख़रीदना चाहते हो तो आप 200 रुपये में लोगे, ठीक है। एरिया डबल हुआ तो आपका प्राइस भी डबल हो गया, इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखो क्वेश्चन में कैसे घुमाया गया है आपको, आपको उसने बढ़ा के दिया लेंथ और ब्रेथ जिससे आप एरिया सोचोगे, बट पूछ लिया परसेंटेज चेंज कॉस्ट का, ठीक है। तो ऑल दो इतना भी नहीं घूमोगे शायद, बट हाँ कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टली उसने वर्ड्स को पुट किया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो हमको इतना पता चल गया ना कि एरिया से करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट वेरिएशन है प्राइस का, तो हम एरिया में चेंज निकालेंगे, वही हमारे प्राइस में चेंज होगा, कॉस्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो एरिया पहले लिखते हैं, पहले क्या रही होगी एरिया, हम लोग ने मान ली L/B रही होगी, ओके। अब नई एरिया A' मैंने लिखी है, ओके। तो लेंथ 20% बढ़ा है। अब आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, इनकेस नहीं याद है याद कर लेना, ठीक है। 20% क्या होता है, 1/5। मैंने आपको इंक्रीज़ करना सिखाया वीडियो में, 1/5 जब कोई नंबर इंक्रीज़ करोगे तो 1 + 5/5 हो जाएगा, तो 6/5L होगा। 20% इंक्रीज से 6/5L होगा। इन केस ये चीज़ें नहीं आती तो वीडियोस देख लो इनकी पहले, फिर कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। एक और तरीका होता है, 20% इंक्रीज़ अगर किया तो 1.2L भी लिख सकते हैं, ओके। एक ये मेथड है और एक ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला मेथड है, ओके। तो ब्रेथ पे आते हैं। ब्रेथ 30% बढ़ी, 30% क्या होगा, 30/100, तो 3/10, ओके। 3/10 को जब आप इंक्रीज़ के हिसाब से 1 + 3/10 करोगे तो 13/10 हो जाएगा, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि 3/10 में ऐसे ये 3 ऐड कर लेना, 13/10 डायरेक्ट लिख देना जब भी आपको इंक्रीज़ करना है। इन केस डिक्रीज़ करना होता है 30% तो यही माइनस कर देते हैं, तो 7/10 लिखते हैं, ओके। सो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बस इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है।
तो 13/10 बी। ये हो गया 20% इंक्रीज़, ये हो गया 30% इंक्रीज़। ओके, सो यहाँ पे नोट, ये 3 हो गया कैंसिल, ये हो गया 5। ओके, 13 3 ज़ा 39/25। एल इंटू बी बच रहा है। एल इंटू बी क्या है, ए के इक्वल है। ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, ए डैश इज़ इतना। ओके, सो अब एक चीज़ ध्यान करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, बहुत प्यार से सीखना, बहुत याद रखना, नोट बना लेना, ठीक है। बहुत काम आने वाला है और बहुत कैलकुलेशन फास्ट कर देगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीरियसली लाइक है बहुत छोटी चीज़ बट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए डैश अपॉन ए इज़ 39/25। ओके, सो अब मैं आपको फील ऑफ रेशियो सिखाया था, अब इसका फील करो, ठीक है। ये रेशियो का क्या मतलब है, आप रेशियो पढ़ा होगा तो आप ऐसे लिखते होगे, अगर कोई रेशियो 39:25 दो क्वांटिटीज़ का होता है तो आप इसको 29K लिखते, इसको 25K लिखते, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर ए हमारे पास 25 हैं और तो ए डैश हमारे पास 39 होंगे, ठीक है। ये मतलब होता है रेशियो का कि हर 25 ए के लिए हमारे पास 39 ए डैश हैं। ओके, सो ये फीलिंग आपको हमेशा रेशियो देख के आनी चाहिए। ओके, सो अब क्या फोकस करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि हर 25 के लिए ए कितना ज़्यादा है। हम इंक्रीज़ देखेंगे कितने का हुआ, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 14 का। ओके, सो 14 का इंक्रीज़ हुआ है, तो आप ना अब डायरेक्ट लिखोगे कि ए डैश ए से कितना बड़ा है, तो 14/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 56%। ओके, सो ये आपने आज नई ट्रिक सीखी है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखना, जब भी आपको ऐसा रेशियो मिल जाए कि ए डैश अपॉन ए 39/25 है, आपको बताना हो ए डैश ए से कितना बड़ा है, तो देखो कितने का इंक्रीज़ हुआ है। आपको ये तो बताना था कि ए डैश कितना बड़ा है, या ए डैश पी डैश सेम बात है, ठीक है। प्राइस और एरिया मैंने बताया था सेम तरीके से चेंज होगा, जितना एरिया में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में। ओके, सो हमको यही बताना है इवेंचुअली कि ए डैश ए के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है। तो हम कैसे बताएंगे, हम देखेंगे कितने का इंक्रीज़ हो रहा है हर 25 के लिए, 14 का इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसी से हम परसेंटेज निकालेंगे डायरेक्ट, इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो 14/25 इंटू 100। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, सी आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21। ओके, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%। हाइट क्या है, 30% बढ़ गई। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बेस। बेस में मैक्सिमम कितना परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट द इंक्रीज इन एरिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 90%। तो मैक्सिमम से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बस ये बोल रहा है कि 90% एरिया चेंज अगर हम करते हैं मैक्सिमम, मतलब 90% एरिया चेंज कर दिया और हाइट में आया था 30% का इंक्रीज़, तो बेस में कितना परसेंट का इंक्रीज़ आएगा। ओके, जब एरिया में मैक्सिमम कर रहे हो आप 90 और आप हाइट का चेंज फिक्स है, तो ऑब्वियसली वो बेस का भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो बार बार कंफ्यूज किया गया मैक्सिमम लिख के, मैक्सिमम मिनिमम है, यहाँ सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सबको पता है, नहीं पता है तो अभी लिख लो, बाई चांस नहीं पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो आपने ये लिख ली, पहली एरिया थी ए से। अब नया एरिया लिखेंगे, ए डैश हो जाएगा हाफ इंटू बी डैश इंटू एच डैश मतलब चेंज्ड क्वांटिटीज़ हैं। ओके, सो
देखना, बी के बारे में तो हमने निकालना ही है। ए को हमने लिख दिया कि 90% चेंज हुआ है। ओके, 90% इंक्रीज़ आया एरिया में। 90% इंक्रीज़ क्या होता है? 90/100। ओके, तो 9/10 या 0.9 भी आप लिख सकते हो। तो ये 9/10 है। ओके, सो 9/10 इंक्रीज़ करना है। सॉरी, तो 9/10 फ्रैक्शन था, उसको इंक्रीज़ करना है। तो 9 + 10 19 हो जाएगा। ओके, 19/10 ए लिखेंगे इसको। और ये बी डैश क्या है? 30, नहीं बी डैश हमें नहीं पता है। और एच डैश क्या है? 30% इंक्रीज़ करना है एच से। ठीक है, 30% क्या होता है? 3/10। तो हम इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा 13/10 एच। ओके, सो इतना तो कैंसिल हो ही गया है फ़िलहाल। बाकी ए को आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू एच, तो लिख दो हाफ इंटू बेस इंटू एच। ओके, आप तरीका भी देखना सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा 13h। ओके, h से h कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपके पास रेशियो आ गया b डैश अपॉन b इज़ इक्वल टू 19/13। ओके, इसके बाद कोई नहीं सॉल्व करेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखोगे, मतलब इसके बाद अब आपको डायरेक्ट बताना है कि बी डैश बी से कितना बड़ा है। यही आंसर पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना % इंक्रीज़ हो सकता था। तो हमने रेशियो निकाल लिया। अब मैंने जैसे सिखाया लास्ट क्वेश्चन में सेम करो। हर 13 के लिए 6 का इंक्रीज़ है, तो 6/13 इंटू 100% इंटू 100 आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो 100/3 की वैल्यू होती है, 100/13 की वैल्यू होती है। ओके, सो आपको 100/12 की वैल्यू याद है ना? 8.33। 100/13 की इससे हल्की सी कम होगी तो 7 में पहुंच जाती है, 7.69 होती है। याद कैसे रखोगे? 13 का स्क्वायर होता है 169, यही 69 यहाँ अपीयर होता है। ओके, सो ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हो कि 13 के स्क्वायर का यहाँ होगा, वरना आप कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट कर लेना। ओके, इन केस आपको नहीं याद थी। ठीक है, और फिर 7 पॉइंट ये इंटू ये होगा, तो इसमें देखो ऑप्शन अच्छे, देखो अब ये इतना, इसको इंटू 6 मत करना, इतनी बड़ी वैल्यू को 7.7 इंटू 6 भी कर सकते हो, 7.8 इंटू 6 भी कर सकते हो, या 8 मान लेना डायरेक्ट। ठीक है, 8 6 या कितना होता है? 48। 48 से हल्की सी कम वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ओके, आपको इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ऑप्शन ऐसे हैं। देखो 6/12 अगर होता तो यहाँ पे देखना, 6/12 अगर होता तो हाफ वैल्यू होती। ठीक है, तो आंसर होता 50। बट 12 से ज़्यादा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ज़्यादा है हल्का, तो हल्की सी कम वैल्यू आएगी 50 से। तो हमको बस हल्की सी 50 से कम वैल्यू देखनी है। ए थोड़ी ज़्यादा कम है, बाकी तो कुछ ज़्यादा ही कम है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 100/13 इन केस नहीं भी याद था तो भी आप आंसर टिक कर सकते हो उसका डायरेक्टली इतने पे। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद आपको ये ओरली होने लगा। 6 का इंक्रीज है 6/13 इंटू 100, आप खुद सोच लोगे, वो आप देखोगे 50% हल्का सा कम है, डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। सेम जो लॉजिक पहले में मैंने सिखाए थे सेम यहाँ पे भी यूज़ हो गया। ओके, सो अब 22nd क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप है, उसका 10%, 20% और 30, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड फिर से अपीयर किया, ध्यान देना चाहिए। ध्यान मतलब लेंथ 10% बड़ा होगा, ब्रेथ 20% और हाइट 50%। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब इसीलिए मैंने सिखाया था। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो अब पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हो, आपको पता है कि आपको कुछ ये मिलेगा, v डैश अपॉन v मिलेगा, आपको ये निकालना है।
तो आप तुरंत देख के, अगर रेशियो मिल गया, आप तुरंत देख के बता दो कितने का परसेंट इंक्रीज़ है, वही होगा परसेंटेज इन द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड। ठीक है, ये आपके दिमाग में अब स्ट्राइक करना चाहिए 2 क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी लिखो, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, एल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके, सो वी डैश इन लोग ने क्या दे दिया है, लेंथ में 10% का इंक्रीज़ है, 10% होता है 1/10, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फैक्टर 11/10। ओके, इनकेस आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं सोच पा रहे हो तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, फिर इसमें कंटिन्यू करना। ठीक है, इंटू एल, ब्रेथ 20%, 20% 1/5 तो 6/5, हाइट 50%, हाफ 3/2। ओके, अब थोड़ा सा तेज़ सोचना, एल इंटू बी इंटू एच यहाँ बचेगा, बाकी कैंसिल कुछ हो रहा है, 3 कैंसिल हो गया, तो ओके ऊपर 99 है, और 9 है, फिर 99 बन जाएगा, तो ये 99 अपॉन 100 अपॉन 50, एल इंटू बी इंटू एच क्या बन जाएगा, वी। ओके, वी। ओके, तो ये v बन गया है, तो v डैश अपॉन v आपको मिला 99/50। ओके, सो इसको 100 में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 198, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे अपॉन 100। तो अब थोड़ा इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, हर 100 के लिए 98 का इंक्रीज़ आ रहा है। ओके, सो 98% आंसर है, या जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिख लो, 98/100 इंटू 100, तब भी 98% आंसर आएगा। ओके, सो कितनी इजीली सॉल्व हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने आने चाहिए, और ये चीज़ सबसे अच्छी, मतलब इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये करना आना चाहिए। अब आप रेशियोज़ जब भी देखोगे आपको बताना है ये नंबर इससे कितना बड़ा है, तो आप तुरंत देख के बताओगे ओके, हर 100 के लिए 98 बढ़ा है तो 98% बढ़ा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 23rd। तो सैलरी ऑफ अजय इज 10% मोर देन विवेक, 10% मोर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालोगे तो परसेंट का 10% 1/10, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये, तो अजय की सैलरी विवेक की सैलरी से 10% बढ़िया, इसको आपने लिख लिया। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड बाय व्हाट परसेंट इज़ द सैलरी ऑफ विवेक लेस देन अजय। ओके, अजय के कंपैरिजन में अब बताना है। देखो 2 टेक्निक्स है इसकी, पहली टेक्निक सीखते हैं। आपने अभी अजय को देखा, विवेक के कंपैरिजन है, अब विवेक को देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 को इधर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, सो जब आप देखोगे कि v क्या है, 10/11 है a का। ओके, सो जैसे अभी मैं आपको जैसे पहले सिखा रहा था, सेम उस तरीके से देखना कि a कंप्लीट होता, बट 10/11 क्या है, 1/11 छोटा है ओरिजिनल वैल्यू से, तो डिक्रीज़ कितने का आया है, 1/11 का, तो आंसर क्या होगा 9.09। ओके, अगर इनकेस नहीं समझ आ रहा है, ऐसे तुरंत नहीं स्ट्राइक किया तो भी देखो स्ट्राइक कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे कर लो। आपको बताना है विवेक की सैलरी अजय के रिस्पेक्ट में, अजय के रिस्पेक्ट में बताएं, ए नीचे रखो, v/a कितना आ जाएगा आपका 10/11। अभी मैं आपको सिखा रहा था कि नीचे के हिसाब से देखो, तो ये क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, तो रेशियो देखो, हर 11 के लिए 1 का डिक्रीज़ है विवेक में, अजय के हर 11 के लिए 1 का डिक्रीज़ है विवेक में। ठीक है, तो 1/11 इंटू 100 का डिक्रीज़ है। ओके, इसकी वैल्यू होती है 09.09%। ओके, सो इनकेस आपको वो वाली प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी टेबल याद नहीं भी है अरुण शर्मा की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके,
जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखो, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बताना। फिर देखो कितने का चेंज है, प्लस का चेंज है या माइनस का चेंज है। माइनस का चेंज आया इसका मतलब डिक्रीज़ करेगी वैल्यू, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखो अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में बताना था इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। अब 24th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आप कर करके सीखोगे, बार बार इसको एक बार करके सीख लेना, नोट्स बना लेना, एक दिन बाद 4 दिन बाद फिर से ऐसे करने की कोशिश करना, फिर से वीडियो देखना, आपको धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन करते हैं अब। प्राइस ऑफ अ सॉल्ट इज रिड्यूस्ड बाय 50% in spite of the decrease. Ayush ends up increasing his expenditure by 50%. ऑल्दो प्राइस 50% कम हो गया था, बट एक्सपेंडिचर आयुष का बढ़ गया है 50% से, ठीक है। तो हमें ये बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा उसके मंथली कंजम्पशन में। तो एक ये रिलेशन तुरंत माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर है प्राइस, जैसे कि मैं पी लिखूँगा आगे, इनटू कंजम्पशन जैसे कि मैं सी लिखूँगा। तो ये स्ट्राइक होना चाहिए, नहीं भी होता है तो आप लाइक ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। आप 100 रुपये की चीज़ कोई ख़रीदते हो, आप 2 किलो खाते हो मतलब महीने में सपोज़, तो आपने खर्चा कितना करना पड़ेगा 200 का, ठीक है। ऐसे लॉजिकली भी वहाँ पे सोच सकते हो एग्ज़ाम टाइम में। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, E इक्वल टू पी इंटू सी, ओके। अब बोल रहा है अभी तक ये पी सी में चेंज करता था, अब इसने ई में चेंज कर दिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब इसने कहा है 50% डिक्रीज़ आया है प्राइस में, तो पी से पी डैश जब लिखोगे, पी डैश क्या हो जाएगा, लिखो, लिख ही देता हूँ आपके लिए, ई डैश इक्वल टू पी डैश इंटू सी डैश। अब पी डैश क्या हो जाएगा, 50% कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है ना 50%, तो हाफ होगा, हाफ का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी वही रहेगा, 2 - 1 करोगे तो 1/2 ही आएगा, ओके। और इसका चेंज आपको निकालना है, और ई डैश कितना हो गया है, 50% बढ़ गया है जितना वो खर्च करता है, तो हाफ का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब बढ़ाओगे तो 3/2 ई हो जाएगा, ओके। अब क्या करोगे, ई दिख रहा है आपको यहाँ नीचे, ई दिख रहा है, पी इंटू सी है, ई यहाँ पे रख दोगे, ओके। पी से पी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सी डैश आ गया आपका 3C, ओके। सो इसको एनालाइज करने के 2 तरीके हैं, दोनों फिर से सीखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे। अब आप आंसर टिक थोड़े टाइम बाद ओरली करना सीख जाओगे इस इक्वेशन पे पहुँचते ही, ठीक है। तो सी डैश अपॉन सी आपका आ गया 3/1, हर 1 के लिए 2 का इंक्रीज़ है, तो 2 × 1/100 इज़ 200, तो आपका आंसर हो गया 200, ठीक है। अब ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे, सी डैश इज़ इक्वल टू सी प्लस 2C, इतना तो पहले ही था, इतना बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा है, डबल बढ़ा है, डबल को परसेंट में लिखोगे तो 200%। कुछ बच्चे सीरियसली 300% लिख सकते हैं इसको, तो उससे बच के रहिएगा, ठीक है। आपको मेथड याद रखोगे कि ऐसे करना है तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। हर 1 के लिए 2 का इंक्रीज़ हुआ है सी डैश में, तो आपका आंसर 200%, ओके। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से हो गया। तो 24th का आंसर डी है, डी ऑप्शन था 200, ठीक है। अब 25th क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ वीट फॉल्स बाय 20%, प्राइस गिर गया 20%, हाउ मच वीट कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वॉज सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ प्राइस, ओके। सो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, हाउ मच वीट, तो आप खर्चा कितना करते थे, एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं, इज़ इक्वल टू जो भी प्राइस रहा होगा और जितना भी आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, 20 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जितना भी बाय किया, ठीक है। जितना भी बाय किया, जो प्राइस था
तो ये आपका खर्चा हो जाएगा। ओके, पहले ये सिचुएशन थी। आप बाय कितना करते थे? 100 kg। ओके, सो जो भी प्राइस रहा होगा आपका, पहले ये सिचुएशन रहती थी। अब ई डैश हो गया। अब प्राइस क्या है, 20% से फॉल हो गए। 20% क्या होता है? 1/5। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिक्रीज में लाओगे तो हो जाएगा 4/5। 4/5 इंटू पी। ओके, और ये रह जाएगा बी डैश, आप कितना खरीद सकते हो। ओके, सो ई डैश को आप कैसे चेंज करेंगे? कैन बी बॉट विद द मनी सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। ओके, ई डैश ई ही रहेगा ना, क्योंकि आपको उसी उतने ही रुपए में ख़रीदना है, तो वो ई के इक्वल ही रहेगा। उतने ही रुपए में क्वांटिटी ख़रीदनी है ना, तो एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ है। यही वो पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर अगर नहीं बदलते हैं, हम उतना ही खर्च करते हैं जितना पहले कर रहे थे, तो कितना आप खरीद सकते हो। तो ई डैश ई ही रह जाएगा, जो कि बन जाएगा आपका बाद में पी इंटू पी। ई की वैल्यू डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। 4/5 पी इंटू बी डैश। पी से पी कैंसिल हुआ, बी डैश अपॉन बी आपको फिर से मिल गया एक रेशियो 4/5/4 का ना, 5/4 का। ओके, हर 4 के लिए +1 का इंक्रीज़ है, तो 1/4 इंटू 100, 25% का इंक्रीज़ है। ओके, जो भी क्वांटिटी आप बाय करते हो उसमें 25% का इंक्रीज़ है। तो आप पहले कितना बाय करते थे? 100 kg। तो 100 kg बाय करते थे, उसमें 25% का इंक्रीज़ हो गया, तो अब बाय कर लोगे आप 125। ठीक है। इसको करने का वैसे एक और तरीका है। ये एक तरीका था, जैसे हम पिछले सारे क्वेश्चंस किए वैसे किया। ठीक है, एक और तरीका थोड़ा सा सिंपल है। सिंपल क्या मतलब, एक और तरीके से हो सकता है। तो आप क्या करो कि आपको, आपने मान लिया कि 1 kg का 1 kg 100 रुपये में आता था। ठीक है, फिर आपने 100 kg ख़रीदते थे, तो आप खर्च कितना करते थे? इतना खर्च करते थे। अब क्या कहा गया है कि 20% रिड्यूस हो गया प्राइस, तो अब 1 kg कितने में आता है? 80 रुपये में। ओके, 20% कम कर दिया। अब आप हाउ मच wheat कैन बी bought now with the money that was sufficient to buy 100 kg of rice previously। तो आप 100 kg सपोज़ ख़रीदते हो, तो वो कितने में आएगा? नहीं, 100 kg क्यों जाओगे आप, यहीं पे कर लो ना कि इतना आप खर्च करते थे, अब प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो कैंसिल कर लो। 8 1 जा 8, 20 होगा तो 2 जा 16, 405। ठीक है, खर्च इतना ही किया, प्राइस ही हो गया है, तो अब आप इतना ख़रीद सकते हो। आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन के दो तरीके मैंने बता दिए, जो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप लगा सकते हो। शायद एक और तरीका होता है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है आपको, प्राइस इनटू जितना भी ख़रीदा, ये 20% रिड्यूस कर रहा है। ओके, 20% रिड्यूस का मतलब होता है 1/5, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 4/5। अब बी डैश आपको बताना है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो बी डैश में क्या होना चाहिए? बी डैश होना चाहिए 5/4 बी। क्यों? इससे 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, इसलिए
बी डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/4b। ओके, तो 5/4b होनी चाहिए बी डैश। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप बस आपके कॉमन लॉजिक्स पे डिपेंड। तो बी डैश अपॉन बी आपको फिर मिल गया 5/4, डायरेक्ट मिल गया, आपने देख लिया। ओके, हर 4 के लिए 1 का इंक्रीज़ है, मतलब 25% इंक्रीज़ है। तो 100 लेते थे, 25% इंक्रीज हुआ, तो अब हम 125 ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड्स मैंने बता दिया आपको, जो भी समझ आए आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन करते हैं। एट एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 60% ऑफ द वोट कास्ट, मतलब जितने भी कास्ट हुए वोट, उसका 60% जिसने पाए थे वो 200 वोट से जीत गया। तो लैंग्वेज से खेला है और कुछ नहीं। तो जिसने 60% वोट्स पाए वो 200 ज़्यादा पाया है जिसने 40% वोट्स पाया। एक हारा है ना इंसान, उसको 40% वोट्स मिले होंगे, इसको 60% वोट्स मिले होंगे, तो इसके वोट्स 200 ज़्यादा हैं, तो इसमें अगर 200 ऐड करेंगे तो आपको 60% वोट्स मिल जाएंगे। तो 60% माइनस 40% करोगे तो 20% वोट्स आपके 200 के इक्वल हैं। इसको कैसे लिखोगे, 20% ऑफ वी इज़ 200, ये गया 10 टाइम्स, वी है आपका 1000 वोट्स। तो कास्ट वोट्स जो यहाँ पे मेंशन है वो 1000 है। ठीक है, अब क्या लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो टोटल वोटर्स अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि इतने वोट कास्ट हुए हैं, बट टोटल वोटर्स अलग थे, हमको वो निकालने हैं। तो टोटल वोटर्स का कितना परसेंट है, तो ये देखो वेटिंग लिस्ट के 66.67% ने ही वोट कास्ट किया, बाकी ने किया ही नहीं, और जिसने भी कास्ट किया एक का भी इनवैलिड वोट नहीं था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि टोटल जो रहा होगा उसका 66%, 66 क्या होता है 33.33 इंटू 2, 66.66 हो जाएगा। ठीक है, 33.33 कितना होता था 1/3, तो 66.66 क्या होगा 2/3। तो 2/3 ऑफ टोटल वोट्स जो हैं वो हैं ये, उतने हैं वैलिड वोट्स। ओके, सो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1500। देखो फ्रैक्शन की नॉलेज आपको अच्छी करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने टेबल वो पहले से आपको याद करवाई है, भेजा भी है। 1/3, 1/2, 20%, 25%, ये सब याद रखना है। देखो कितना ईजी हो जाते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर होगा 1500। ओके, 27 पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पॉपुलेशन एक टाउन की 5 लाख, रेट क्या है इंक्रीज़ का 20% इंक्रीज़ करता है हर साल, पर एनम मतलब हर साल। अब थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्ट में घुमा दिया, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी गई बच्चों को। स्टार्ट में लिखा थर्ड ईयर है, लिख दिया पर स्टार्ट। अब कोई बच्चे को ये स्ट्राइक करना चाहिए कि सेकंड ईयर का जो एंड होगा वही वैल्यू थर्ड ईयर के स्टार्ट होगी। वो 3 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकेस वो ध्यान ना दें कि स्टार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ पे खेलने की कोशिश की गई है। तो पॉपुलेशन आपकी क्या है, तो बस आपको मैथ्स ना सॉल्व करते करते यही सब चीज़ें सीखनी है कि कहाँ हमें क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की गई है, कहाँ फिर ध्यान देना चाहिए, हर एक वर्ड पे किस वर्ड पे फोकस, यहाँ स्टार्ट पे फोकस देना था, क्योंकि थर्ड ईयर के हम एंड में निकालने थे, 3 देख के हम 3 लिखते ईयर, बट यहाँ स्टार्ट लिख दिया गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही घुमाया जाता है क्वेश्चंस में। यही सब आप जब क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो खुद ठीक होता रहता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन 5 लाख है, रेट ऑफ इंक्रीज़ है 20%। तो अगले साल की पी डैश आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद पी डैश होगी 20%। आप ऐसे लिख दो, ठीक लिखा है वैल्यू। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20% को, वरना जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, बट ऐसे भी लिखना कभी कभी आना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे बेटर वही लग रहा है तो मैंने वैसे लिख दिया। अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में क्या होगा, सेकेंड ईयर के बाद में क्या होगा, फिर से 20% बढ़ जाएगा, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू, ओके, सो ये होएगी, यही वैल्यू आंसर होगी, क्या होगी,
क्यों होगी? क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में जो वैल्यू आई वही थर्ड ईयर के स्टार्ट में होगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? पहले तो डेसिमल हटा दो, जब 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये ज़ीरो हट जाएंगे, ठीक है। तो 12 × 5 ओके। 12 × 5 क्या कर दोगे? 60, और बाकी 3 ज़ीरो और हैं, ओके 12, ओके। तो मैंने आपको 12 से फास्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, देखो काम आ गया, यहाँ पे ट्रिक सिखाई थी एक, ठीक है। नहीं सीखे तो सीख लेना स्पीड मैथ में जाके। तो क्या करते हैं, 6 को लेना बस, 06 × 12 करना। वैसे क्या ज़रूरत है, 72 लिखो ना, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा 7,20,000, वरना मतलब मैं कुछ और सोच रहा था, बट ओके, सो ऐसे भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो बी आंसर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 7,20,000, ओके। सो अब लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ऑफ गौतम, अच्छा बैटमैन की सिटी आ गई है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 है इस मोमेंट में, ठीक है। तो बैटमैन काम पता नहीं अच्छा कर रहे हैं कि गंदा, कि 50,000 पॉपुलेशन रह गया। इट इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, तो एक साल बाद क्या होगा, पी लिख देना, वैल्यू मत लिख, ठीक है। बट सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब बाहर जाते हैं लोग, मतलब देश छोड़ के जो जा रहे हैं, ड्यू टू आना जाना, ठीक है। चले गए तो पॉपुलेशन ड्रॉप हो गई 10% से। 10% ड्रॉप को कैसे लिखोगे, 0.9 किसकी हुई है, पी डैश की। पी डैश क्या है, 1.2 × पी। लास्ट ईयर से 10% इंक्रीज है, तो ये पी डैश ये है। अब क्या कहा है कि अब नेक्स्ट ईयर फिर से बढ़ गई है 30%, तो पी ट्रिपल डैश इज़ 1.3 × पी डबल डैश को लिख देंगे, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देना 1.3 × 0.9 × पॉपुलेशन आपको क्या दी गई थी, 50,000, ओके। सो आपने सारे डेसिमल हटा दिए, तो यहाँ से 3 ज़ीरो गए, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, तो 13 × 9 × 12, ओके। यहाँ 12 का मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो सकता है आपका, ठीक है। तो क्या होगा, ये 50 बच रहा है। वैसे यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंपल कैलकुलेशन है। तो 39 जा कितना होता है, 117, ओके। 12 5 जा 60, ठीक है। अब 7 6 जा 42, 6 1 6 10, 6 1 6 7, 2 ज़ीरो, सो 17,200 हो जाएगी 3 साल के बाद। तो आंसर आपका आ जाएगा पी, ओके। सो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो ये मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके भी सॉल्व कर रहा था, वरना ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने, बट आपको प्रैक्टिस अगर नहीं है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे मैंने करवाए हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस लगा लोगे सेम तरीके से, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार 30 बार लगा लोगे, ठीक है, तो तब आपको तेज़ खुद होने लगा। ये कहते हैं स्पीड बढ़ाना। आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो गए कि स्पीड खुद बढ़ जाएगी, ओके। सही तरीके से बस सॉल्व करना सीखो। अब हल्की सी समरी देने को मुझे सजेशंस मिले थे, तो समरी देखो यहाँ पे यही है कि आपको ये आना चाहिए, 20% लिखा है तो 1/5 इसकी वैल्यू होती है, तो इंक्रीज़ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 6/5 होता है। कोई भी वैल्यू को अगर हमें 20% इंक्रीज़ करना है तो 6/5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ओके। अगर डिक्रीज़ करना होता तो 1, तो ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ 4/5 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाता है। तो ये 20% से डिक्रीज़ हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। सिमिलरली आप 33.33% के में भी 1/3 से करोगे, तो ये 4/3 आएगा जब इंक्रीज़ होगा, और 2/3 आएगा जब डिक्रीज़ करेंगे किसी को 33.3। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। बाकी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट था, जो इन सारे क्वेश्चन से सीखना था, जब भी आपको
डैश अपॉन ए, या कोई भी दो क्वांटिटीज़ मिल जाएं, उनका रेशियो सपोज़ ये मिल जाए, तो आपको ये अगर बताना है कितना इससे बड़ा है, तो देखो कितने का इंक्रीज़ है, +1 का, तो 1/3 इंटू 100, ओके, 33.33, ये आपको आना चाहिए। इन केस 2/3 होता है ये रेशियो, तो ये -1 हो रहा है, तो डिक्रीज़ होगा, तो हर 3 के लिए 1 का डिक्रीज़ हो रहा है, 1/3 इंटू 100, ओके, 33.33 का डिक्रीज़ है, ये आपको आना चाहिए। और थोड़ा सा फील लेना भी आना चाहिए, फील एज इन कि इस रेशियो को देख के आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि अगर मेरे पास ए 3 है तो मेरे पास A'4 होंगे, ठीक है, हर 3 के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा A' है, तो यही परसेंटेज इंक्रीज़ है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, ये चीज़ें जो लास्ट में 2 महीने बताई, ये तो लाइक सुपर इम्पोर्टेंट, आपको इस वीडियो के बाद की टेक अवे बोला जाए तो ये है, ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। ये पूरे क्वेश्चंस 8-9 मैंने जो करा है उनका की टेक अवे यही था, आपको ये आना चाहिए। इसी की प्रैक्टिस अरुण शर्मा करवाना चाह रहे हैं आपको, जिससे आप कैट के दिन ये चीज़ें बहुत जल्दी से कर लो आप यहाँ पे। और वो फ्रैक्शन लिखना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखना, इन 8 क्वेश्चन से सिर्फ इतना प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करी अरुण शर्मा ने, ठीक है। और बाकी बीच बीच में बहुत जगह हल्का हल्का घुमाया है, तो आप घूमोगे कैसे, क्वेश्चन में कैसे घुमा सकता है कैट के पेपर, उसकी भी प्रैक्टिस उन्होंने दे दी, ठीक है। बट जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसे ये आता होगा, जिसे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिख के दिखा है वैसे लिखना आता होगा वो, और थोड़ा सा पता होगा कि रिस्पेक्टिवली और कहाँ कहाँ फोकस करना है, कि स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया है, एंड ऑफ द ईयर दिया है, तो जिसको ये सब प्रैक्टिस के साथ नोटिस करना आ जाएगा वो कभी भी फंसेगा नहीं, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं लिंक दे दूँगा फीडबैक फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे देना। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।